Hello students, I hope that you will be happy. And today we study about fertilization. तो डियर स्टूडेंट, पिछले नंबर पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखलाया था कि गैमेटोजेनेसिस में कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और कैसे oogenesis होता है। ये क्रिया मैंने आपको, ये जो रिएक्शन थी, जितना भी एक्शन होना था, ये सब पहली वीडियो में आ चुका है। अब बात ये आती है कि फर्टिलाइजेशन क्या है और कहाँ होता है। देखिए, पहले मेल पार्ट में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था, उसमें बने थे स्पर्म। क्या इसमें बने स्पर्म मेल पार्ट में, और फीमेल पार्ट में बने थे ओवम। ये दोनों यूनिट बनी आपकी। ये मेल गैमीट है आपका और ये फीमेल गैमीट है। इसको ये होता है मेल गैमीट, ये होता है फीमेल गैमीट। इन दोनों गैमीट का फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? मेल फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है। ये अब देखिए, हालांकि ये मेल जो गैमीट है ये मोटाइल हैं और ये नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन मोटाइल होने के बाद भी ये अलग जीव के अंदर है। ये मेल में है, अलग बने, मेल जीव अलग है, फीमेल जीव अलग है। तो पहले ये स्पर्म कॉपुलेशन क्रिया द्वारा फीमेल के पास जाते हैं, फीमेल ऑर्गन में जाते हैं, तब इनका फ्यूजन होता है। तो कॉपुलेशन क्रिया में स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं यहाँ पर। इस प्लेस पर स्पर्म क्या हो जाते हैं, सब रिलीज हो जाते हैं। ये स्पर्म ये वेजाइना पार्ट है, वेजाइना में स्पर्म रिलीज होते हैं। इनकी जो सीमन की मात्रा होती है वो लगभग 1.5 ml से 3 ml तक सीमन एक बार में रिलीज होता है। स्पर्म की संख्या देखी जाए इसमें तो ये करोड़ों की संख्या में इसमें स्पर्म होते हैं। कई करोड़ स्पर्म यहाँ रिलीज होते हैं एक साथ। अब ये स्पर्म यहाँ से मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करेंगे तो ये सर्विक्स है, ऊपर ये यूटेरस है, तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें क्रिया होती है कॉन्ट्रैक्शन। इनके संकुचन की क्रिया इसमें होती है। अब यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सकिंग मेथड से यहाँ पर सक कर लिए जाते हैं। अभी किस में आ जाते हैं? यूटेरस में। यूटेरस में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं हम यूटेरियन फ्लूइड। तो यूटेरियन फ्लूइड जो होता है, यूटेरियन फ्लूइड में क्योंकि स्पर्म जो होता है वो स्पर्म की ये शेप होती है, मैंने पहले बनाया भी था, ये स्पर्म होता है।
स्पर्म की शेप का ध्यान दीजिए आप। इस तरह का ये आपको दिखा है एक स्पर्म। ऐसा स्पर्म होता है। इस स्पर्म में आगे हेड है, हेड के सबसे आगे एक्रोसोम, इसका जो नुकीला भाग है वो एक्रोसोम है। मिडिल ये नेक है, पीछे मिडिल पीस है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके पीछे ये टेल है। तो ये टेल के द्वारा मूवमेंट करता है, गति करता है। अब जब ये मूवमेंट करता है, इसको आप बात ये आती कि कहाँ से इसको एनर्जी मिली। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, बहुत अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस एनर्जी से इसमें मूवमेंट होगा, टेल में मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट से ये आगे गति करते हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ स्पर्म आगे मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें ये तो आगे बढ़ रहे हैं, उधर इसकी देखिए जो आपके ओवम हैं, जो ओवम होते हैं, ये ओवरी से ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर्ड होता है तब ये स्पर्म रिलीज, ये ओवम रिलीज हो जाते हैं। किसमें? इस फैलोपियन ट्यूब में। ये कहलाती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में, ये ओवम, स्पर्म तो यहाँ थे, ओवम कहाँ आ जाएंगे? ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। इन ओवम को ये जो इसके फिम्बरी हैं, जो इसका इनफंडिबुलम पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, इसके फिम्बरी की सहायता से इनको ओवम को कैच कर लिया जाता है। एक बार में एक ही ओवम होता है, एक महीने में केवल एक ओवम रिलीज होता है। तो स्पर्म को इसको ओवम को कौन कैच कर रहा है? ओवम को कैच कर रहा है आपका ये फिम्बरी, इनफंडिबुलम का फिम्बरी पार्ट इनको कैच कर लेगा, और ये ओवम कहाँ आ जाएगा? अब ये यहाँ आ जाएगा। तो ये ग्रेफियन फॉल अब जो हो जाएगा, ये बस्ट होकर आया है, तो बाकी पार्ट तो इसी में रह जाएगा। इसमें क्या आया? केवल ओवम। अब ये ओवम आ जाता है यहाँ पर। ये ओवम कौन से, इसका डेफिनेट टाइम है। ओवम जो रिलीज हुआ है हमारा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन शुरू होती है उसके ठीक 40 डे, 14वें दिन ये ओवम रिलीज होता है। अब 14वें दिन ओवम रिलीज होगा ओवम, तो ये ओवम आ जाएगा इसमें फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका ये पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसको हम एम्पुला कह देते हैं। तो ये एम्पुला पार्ट में आ जाता है। ओवम कहाँ जाएगा? अब मैं बताया कि एक महीने में एक ही बार होता है। ये ओवरी आपके पास दो हैं, एक महीने एक ओवरी से आएगा ओवम, दूसरे महीने दूसरी ओवरी से आएगा, फिर अगले महीने इस ओवरी से आएगा, फिर अगले महीने इस ओवरी से आएगा। एक बार में एक ओवरी से एक ही ओवम आता है। अब जिस दिशा में ये ओवम होता है, ये इसकी टेंडेंसी है कि स्पर्म उसी दिशा में मूवमेंट करते हैं। जिस दिशा में ओवम होगा, स्पर्म का मूवमेंट ठीक उसी डायरेक्शन में होगा, दूसरी ओर ये मूवमेंट नहीं करेंगे। तो ये यूटेरिन फ्लूइड में मूवमेंट करते हुए अपने टेल की सहायता से मूवमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो मूवमेंट है, इतने स्पर्म हैं, तो ये स्पर्म सभी मूवमेंट कर रहे हैं। जो इनमें सबसे आगे निकल जाएगा, जो भी स्पर्म मूवमेंट करते हुए सबसे आगे निकल जाएगा, वही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा। अब यहाँ एक बात आ जाती है कि थोड़ा इनफर्टिलिटी। अब इनमें मूवमेंट है, मूवमेंट क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे हेल्दी स्पर्म होगा, वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जो स्पर्म सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा, सबसे स्ट्रांग होगा, यानी कि प्रॉपर साइज का होगा, एनर्जी पर्याप्त मात्रा में होगी,
तो वो क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा करेगा और सबसे आगे निकल जाएगा। आएंगे और भी, लेकिन ये सबसे आगे निकलेगा और ओवम के पास पहुंचेगा। अब यहाँ पर एक बात ये भी, यहाँ पर देखो सीलिया हैं, क्या है, सीलिया। कुछ यहाँ हेल्प मिलती है इनको मूवमेंट करने में। सीलिया इसको उधर ही धकेलते हैं, इसको धकेलेंगे ये ओवम की ओर। कहाँ आ गए, स्पर्म यहाँ आ जाता है। स्पर्म आपका ओवम के पास आ जाता है स्पर्म। अब ये इसमें जो टाइम होता है इनका, ओवम जो रिलीज हुआ है वो 14वें दिन हुआ है। ओवम की जो कैपेसिटी होती है, ये जो इसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो विद इन 72 आवर्स में हो सकता है। विद इन 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे में रिलीज होने के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसको स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। और यदि 72 आवर्स में इसको स्पर्म नहीं मिलता तो इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो 14वें दिन रिलीज हुआ और 14वें दिन रिलीज होने के बाद तो ये 72 घंटे, 14वें दिन तो ये यहाँ आया है। इस पीरियड में क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्पर्म होना चाहिए। यदि नहीं भी है तो आना चाहिए, क्योंकि इस ओवम का जो टाइम है वो 72 घंटे होता है। और स्पर्म का टाइम कितना, स्पर्म रिलीज होने के बाद कितने समय रहता है, स्पर्म का टाइम होता है 48 घंटे, 48 आवर्स। स्पर्म 48 आवर्स तक इसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो तब तक या तो यहाँ ओवम पहले से स्पर्म उपस्थित हो, नहीं तो है तब तक आ जाए। तो इतने टाइम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया कि स्पर्म 48 घंटे, ओवम 72 घंटे, तो इतने टाइम के अंदर इसका मिलना जरूरी होता है, तब इसका फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये बात आती है कि फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। जब ये हमारा ओवम यहाँ आता है तो ये ओवम इस समय तक क्या होता है, ये तब तक इसमें सेकेंडरी जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte कंडीशन में यहाँ आता है। पहले बताया था जब इसमें मैंने आपको oogenesis बताया था, तो ये सेकेंडरी oocyte कंडीशन में यहाँ आ रहा है, ओवम नहीं है। यहाँ आने पर इसका मियोसिस सेकंड पूर्ण होता है। इससे पहले मियोसिस सेकंड पूर्ण ही नहीं हुआ था, कारण इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं था। जब स्पर्म पहुँचेगा उसका सेंट्रियोल इससे मिलेगा, तब ये अपना मियोसिस सेकंड पूरा करेगा, एक पोलर बॉडी बनेगी, एक ओवम बनेगा। अब यहाँ तक पहुँचने में जब स्पीड से पहुँचा तो देखिए इसके अंदर जो ये एक्रोसोम है, अगला पार्ट इसका एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं, इसमें से 2 एंजाइम निकलते हैं। इस एक्रोसोम में 2 एंजाइम होंगे, दोनों के नाम बता रहा हूँ भी कैसे पहुँचता है। पहले इसका ये देखें ओवम का, जो ओवम है उस समय ये इस कंडीशन में होता, अपने चारों ओर जब तक ये एक वाल फॉर्मेशन कर लेता है। ये कंडीशन इसकी हो जाती। अब इस ओवम में अंदर की ओर जो सबसे अंदर है ये साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस है। इसके बाहर का जो ये लेयर है ये कहलाती है जोना पेलुसिडा।
एक लेयर जोना पेलुसिडा बनती है। जोना पेलुसिडा के बाहर की ओर जो सेल्स हैं ये कहलाता है जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा ये लेयर होती हैं। अब ये स्पर्म जब आया इसके पास, इस कंडीशन में होता है यहाँ पर ये ओवम। जब ये स्पर्म इसके पास आएगा तो इसका जो ये अगला पार्ट है, इस पार्ट से 2 एंजाइम निकलते हैं। पहले तो ये एक्टिवेट ही हो जाता है, कुछ कमियाँ जो इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जिससे ये तब तक इसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है। और यहाँ पर ये आपका एक्रोसोम न्यूक्लियस, एक्रोसोम से निकले 2 एंजाइम, दोनों एंजाइम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको। एक एंजाइम हाइलोरुनिडेज, हाइलुरुनिडेज, हाइलुरुनिडेज, हाइलुरुनिडेज। दूसरा एंजाइम प्रोटीएज, प्रोटीएज। एक्रोसोम 2 एंजाइम रिलीज करेगा, दोनों एंजाइमों में एक एंजाइम हुआ हाइलुरुनिडेज, दूसरा एंजाइम हुआ प्रोटीएज। ये दोनों एंजाइम इसके जोना रेडिएटा को भेद देंगे, इनको ये जोना रेडिएटा की परत को तोड़ देंगे। दोनों इन एंजाइम की सहायता से इसकी परत ये टूटेगी। अब ये यहाँ बहुत सारे स्पर्म आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो पहुँचेगा उसी से फर्टिलाइजेशन होगा। अनेक आए हैं तो ये इसके हेड से जो निकला है, ये दोनों एंजाइम निकले हैं, इन्होंने इसके लेयर को जोना रेडिएटा को ये भेज देंगे, फिर ये जोना पेलुसिडा को भेजेंगे। जोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा दोनों भेजकर इसका जो हेड है, हेड पार्ट इसमें एंटर करेगा। केवल स्पर्म का हेड पार्ट एंटर करता है, बाकी स्पर्म एंटर नहीं होता। यहाँ कर लगेंगे अनेक स्पर्म लगेंगे, तो इसका हेड पार्ट इसमें एंटर कर जाएगा ओम के अंदर। जैसे ये हेड पार्ट एंटर करेगा, इसका सेंट्रियोल इसे मिल जाएगा। सेंट्रियोल मिला तो इसका जो मियोसिस सेकंड था, जो मेटाफेज अवस्था में रुका हुआ था, वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मियोसिस सेकंड पूरा हो जाएगा, और मियोसिस सेकंड पूरा होने पर एक ओवम और एक पोलर बॉडी, 2 चीज़ बन जाएंगे। एक ओवम बना, एक पोलर बॉडी बनी। अब जो ओवम में बना, उस ओवम से इसका जो हेड है, हेड में क्या है? न्यूक्लियस। हेड पार्ट में था इसके न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस इस ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा। जब दोनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो गए तो ये रचना बन जाती है हमारी जायगोट। तो जायगोट कब बना? जब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो दोनों की जो जॉइंट संरचना स्ट्रक्चर है वो जायगोट कहलाएगी। अब यहाँ एक काम होता है, जैसे ये हेड इसमें एंटर करता है, हेड के एंटर करते यानी कि प्रवेश करते ही ये इतनी टाइट हो जाती है जोना पेलुसिडा कि अन्य स्पर्म इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरह के एंजाइम इसमें बनते हैं
ओवम के अंदर कि ये इसके प्रवेश करते ही सेकंडों के अंदर, ये नहीं कुछ मिनट घंटे लगेंगे, जैसे ही हेड एंटर होगा तैसे ही इसकी जोना पेलुसिडा इतनी हार्ड हो जाएगी कि किसी दूसरे स्पर्म का हेड इसमें एंटर नहीं होगा, केवल एक ही स्पर्म का हेड एंटर हो पाया, बाकी सब स्पर्म क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारे स्पर्म। अब ये एक स्पर्म ने इसको क्या कर दिया है, इसका फर्टिलाइजेशन करा, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब ये बन गया हमारा क्या हो गया, जाइगोट। अब इस जाइगोट में देखिए दोनों चीज़ हैप्लॉइड थी, स्पर्म भी क्या था, हैप्लॉइड, और ओवम भी क्या था, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस डिवीजन से बने हैं, तो दोनों हैप्लॉइड थे। तो दो हैप्लॉइड मिलते हैं तो क्या बनता है, डिप्लॉइड, यानी कि 23 क्रोमोसोम इसमें और 23 क्रोमोसोम, 23 मेल के और प्लस 23 फीमेल के, 23 मेल 23 फीमेल, इससे बन गया हमारा ये 46 क्रोमोसोम। अब बन गया है जाइगोट। तो देखिए हैप्लॉइड थे तो ये डिप्लॉइड हो गया ना, क्रोमोसोम पूरे दोनों के मिलाकर इसके बन गए 46 क्रोमोसोम पर ये बन गया डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये डिप्लॉइड जो जाइगोट बना है ये कहाँ बना है, यहाँ बना है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर बना है। फैलोपियन ट्यूब में हमारा जो ये डिप्लॉइड जाइगोट बना, ये जाइगोट अब आगे चलेगा, क्या होगा, आगे जाएगा, यहाँ से मूवमेंट करेगा। अब ये तो इसमें अपने आप तो मूवमेंट है नहीं, ये जो सीलिया हैं, ये सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई लेयर है, इसके जो सीलिया हैं, ये सीलिया हेल्प करेंगे इसको यूटेरस में पहुंचाने में। अब ये सीलिया इसको यूटेरस तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। ये इसकी गति कहाँ हो रही है, धीरे धीरे यूटेरस की तरफ गति करने लगता है। इधर का है तो इधर आ जाएगा, इधर का है तो इधर आ जाएगा। अभी इसकी गति हुई सीलिया की सहायता से, तो गति करते हुए कहाँ जाएगा, ये यूटेरस में आ जाएगा। अब जब तक ये यूटेरस में आता है, यहीं इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, इसका थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो पहले इसमें वर्टिकल डिवीजन हो जाता है, जाइगोट है तो जाइगोट का पहले जाइगोट बना हुआ है, इसमें पहले वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा, खड़ा डिवीजन, उसके बाद डिवीजन ट्रांसवर्स होगा। इस तरह इसमें डिवीजन होते चले जाएंगे, और ये डिवीजन होते होते ये इसके अंदर सेलों की संख्या बढ़ेगी। तो जब तक ये यहाँ से बढ़कर यहाँ आता है, यूटेरस में आता है, तब तक इसके अंदर सेल्स की संख्या 16 हो जाती है, 16 सेल्स हो जाती है इसके अंदर। जब तक ये कहाँ आया है, यहाँ तक, इसकी संख्या क्या होगी सेलों की, 16। लेकिन इस समय तक इसके साइज में कोई ग्रोथ नहीं होती, सेल अंदर ही अंदर बढ़ती है, साइज में ग्रोथ नहीं हुई। अब इसका साइज मुश्किल से इस समय तक 1 या 2 मिलीमीटर का इसका साइज होता है, इतना छोटा होता है, 1-2 मिलीमीटर का साइज होता है ओवम का। लेकिन क्या हो गया, जाइगोट, ये जाइगोट कहाँ जाएगा, यूटेरस में। जब ये जाइगोट यूटेरस में आ गया तो ये 16 सेल की जो स्टेज है, इस स्टेज को हम बोलते हैं इसकी मॉरूला स्टेज। ये मॉरूला बन जाता है, एक गेंद के जैसी रचना ये बन जाती है। तो पहले तो ये यूटेरिन फ्लूइड में तैरता है, यूटेरिन फ्लूइड से कुछ पोषक इकट्ठे करेगा, अपने अंदर लेता रहेगा। इस तरह आपका ये सेल हो जाएंगी इसके अंदर। तो ये यूटेरिन फ्लूइड को इसके अंदर से एब्जॉर्ब करने लगेगा, और जब ये एब्जॉर्ब करेगा, अब ये जोना पेलुसिडा धीरे धीरे गायब होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। अब इसका यहाँ होता है इम्प्लांटेशन। अब ये क्या होगा, यहाँ से चला
और चलने के बाद जब यूटेरस में आया तो यूटेरस की वाल से, यूटेरस की जो ये एंडोमेट्रियम वाल है जो तैयार है इसको लेने के लिए, इस एंडोमेट्रियम वाल में इसका फिक्सेशन होगा। अब इसका जो फिक्सेशन होगा, जब तक ये मॉरुला अवस्था में इसका फिक्सेशन हो जाएगा, उस क्रिया को कहेंगे हम इसकी इम्प्लांटेशन, यानी कि इसका रोपण इम्प्लांटेशन कहलाएगा। अब इसका जो इम्प्लांटेशन है, जब तक इम्प्लांटेशन होगा तब तक ये एम्ब्रियो आपका, इसमें एक नोब बन जाएगी। तो नोब के सिरे से ये इम्प्लांट होता है, यानी कि चिपकता है। ये सेल एक नोब बना लेंगी, घुंडी बना लेंगी, कुछ लेयर हो जाएंगी, तो ये इस भाग से चिपक जाएगा, किसी वाल में किसी भी जगह से चिपक जाएगा। और इसके चिपकने की क्रिया क्या हो गई? इम्प्लांटेशन या रोपण। एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है, हमारा समाज जो था पहले बड़ा बुद्धिमान था। हमारी कल्चर यहाँ बताती है कि अपनी कल्चर जो है वो हर बात वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित थी। कहते हैं गोद भराई, गोद भरने का मतलब आजकल उल्टा प्रचलन हो गया। शादी से पहले कहते हैं गोद भरी, शादी से पहले गोद भराई नहीं। गोद भराई मतलब जब भ्रूण एम्ब्रियो इसकी वाल में इम्प्लांट हो जाता है, इसका मतलब बच्चे का विकास शुरू। गोद तो जब भर रही है जब बच्चा का विकास शुरू हो गया। तो जब इम्प्लांटेशन होता था तब ये गोद भराई का कार्यक्रम होता था पहले, लेकिन आज उसको क्या करते हैं, जब शादी से पहले कहते हैं गोद भराई। गोद भराई नहीं है, वो तो रिंग सेरेमनी है। गलत समझते हैं लोग, गोद भराई कहते हैं उसको। क्या है वो? रिंग सेरेमनी है, ना कि गोद भराई। गोद भराई तो ये तब होती है जब ये इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पर इम्प्लांट होगा तो समझिए अब बच्चे का विकास शुरू हो रहा है, अब बच्चे का स्टार्टिंग है, अब नए शिशु का आगमन कुछ समय बाद होगा। तो ये उसका टाइम था, एक संस्कार होता था, इस संस्कार को बोलते थे हम गोद भराई। ये आज मैंने आपको इम्प्लांटेशन तक का स्थिति बताई। अब इसके बाद किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब आगे बचा है केवल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होकर पूरा शिशु बनेगा, उसका जन्म होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।